हेलो गाइज, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, जैसा कि आपको पता होगा कि अपने यूट्यूब चैनल पे जीके की एक नई सीरीज ब्रह्मास्त्र जीके के नाम से चलाई जा रही है। यह क्लास प्रतिदिन रात 9 बजे होती है। अपनी बात करें कौन कौन सी एग्जाम के लिए सफिशियंट है, तो इसे आप एसएससी, रेलवे या फिर यूपी लेखपाल जो 52 से अप्रोक्स भर्ती निकलने वाली है, या फिर भारत में होने वाले उन सभी एग्जाम के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे टॉप लेवल के अच्छे लेवल के जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से हम जो भी जीके के क्वेश्चंस करते हैं बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। आज 20 क्वेश्चंस लाए हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, आगे बढ़ते हैं। गाइज, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि कोचिन शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण करता है और ये जापान की सहायता से बनाया गया है। तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जापान की सहायता से कोचिन शिपयार्ड बनाया गया है जो भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण करता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें कोयला, ईंधन और पेट्रोलियम की, तो ये ऊर्जा के एक पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या पूछ रखा है आपने से कि अपारंपरिक स्रोत कौन से है, तो अपारंपरिक स्रोत बायोगैस हो जाते हैं। अगर आपको ऑप्शंस में बायोगैस ना दे करके सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा भी दिखाई दे आपको, तो आप उसे भी अवश्य चुन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा भी अपारंपरिक ऊर्जा के ही स्रोत माने जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की, तो ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है और ये कोयना नदी पे बनाई गई है। ठीक है, और कोयना नदी कौन सी है, तो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी के रूप में कोयना नदी को जाना जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है। ठीक है, या फिर भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बेंगलुरु को भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें ऑपरेशन फ्लड की, तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित कार्यक्रम चलाया गया था और ये 3 चरणों में चलाया गया था। इसे आपको सीक्वेंस वाइज कई बार अरेंज करने को एग्जाम में दे देता है, तो मैं एक बार बता रहा हूँ, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो इसका पहला चरण चलाया गया था वो 1970 से लेकर के 1980 तक चलाया गया था। ठीक है, और जो दूसरा चरण चलाया गया था 1981 से लेकर के और 1985 तक चलाया गया था। जो तीसरा चरण चलाया गया था उसे 1985 से लेकर के और 90 के बीच में चलाया गया था। तो इस प्रकार आपको तीनों चरण सीक्वेंस वाइज याद करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। तरबूज, सोयाबीन, मक्का या फिर पटसन। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि तरबूज एक जायद फसल का यह उदाहरण है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ जायद और रबी और खरीफ तीनों फसल के बारे में बता रहा हूँ, एक बार आप उसे नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें जायद फसल की, तो ये मार्च में उगाई जाती है। ठीक है, मार्च में उगाई जाती है और जून महीने में काट ली जाती है। ठीक है, अब चलिए आपको बताते हैं खरीफ फसल की, तो खरीफ फसल जून या फिर जुलाई में उगाई जाती है। ठीक है, जून या फिर जुलाई में उगाई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है। ठीक है, अब आ गया अपना जायद और खरीफ हो गया। अब बारी आ गया अपना रबी फसल की। ठीक है, बात करें रबी फसल की, तो ये अक्टूबर में उगाई जाती है। ठीक है, अक्टूबर में उगाई जाती है और मार्च में काट ली जाती है। तो इसे आप अवश्य नोट डाउन करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें चिपको आंदोलन की, तो ये एक वन संरक्षण से संबंधित आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। सुंदरलाल बहुगुणा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें मानस पशु विहार की, तो ये असम में स्थित है और यहाँ से मानस ही नहीं बल्कि एक और इम्पोर्टेंट है आपको, काजीरंगा। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आप इसे याद कर लीजिएगा। काजीरंगा और मानस दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों असम में उपस्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें पश्चिम बंगाल के रानीगंज की, तो ये कोयला क्षेत्रों से संबंधित है और ये पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में स्थित है। कहाँ पे? वर्धमान। ठीक है, वर्धमान में।
और यहाँ पे जो कोयले निकाले जाते हैं, मतलब जो भी कोयले पाए जाते हैं यहाँ से, वो अत्यधिक ज्वलनशील कोयले होते हैं। ठीक है, कैसे? अत्यधिक ज्वलनशील कोयले पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल के रानीगंज में। ठीक है, कौन से जिले में स्थित है? वर्धमान जिले में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा यानी शुगर ऑफ बाउल कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, बात करें चीनी की कटोरा की, तो इसे उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। किसको? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती अत्यधिक मतलब मात्रा में की जाती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत की जलवायु कैसी है? ठीक है फ्रेंड्स, बात करें भारत की जलवायु की, तो ये एक मानसूनी जलवायु है। यहाँ पे ऋतुएं ही नहीं बल्कि हवाएं भी चेंज होती है। कैसे? ऋतु और हवाएं दोनों ही चेंज होती है, इसलिए इसको मानसूनी जलवायु बोला जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में गेहूँ की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जाती है? ठीक है, तो ब्रेड गेहूँ की। किसकी? ब्रेड गेहूँ की। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, जोजिला दर्रा किससे किसको जोड़ता है? ठीक है फ्रेंड्स, बात करें जोजिला दर्रा की, तो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। किससे? श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, केरल के तट को क्या कहते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, बात करें केरल के तटीय क्षेत्र को, तो मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। वहीं पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को कोरोमंडल कहते हैं, जबकि केरल के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। असम की राजधानी दिसपुर है, जबकि यही ईटानगर लिख रखा है। ये क्वेश्चन सही नहीं, मतलब कौन सा सही है? ठीक है, सही पूछ रखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। तो अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, ये भी गलत है। असम ईटानगर, ये भी गलत है। नागालैंड, ये भी शिलोंग, ये भी नहीं है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? ठीक है फ्रेंड्स, बात करें नाना फडणवीस की, तो इनका मूल नाम जो था वो बालाजी जनार्दन भानु था। क्या था? बालाजी जनार्दन भानु। अतः इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा। राणा संगा बाबर के साथ, या फिर पृथ्वीराज चौहान अकबर के साथ, या फिर जुझार सिंह शाहजहां के साथ, या फिर जसवंत सिंह औरंगजेब के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर मतलब क्या पूछा है कि इनमें से किसका मिलान गलत हुआ है? जसवंत सिंह औरंगजेब के साथ हुआ था, बिल्कुल सही है। जुझार सिंह शाहजहां के साथ, ये भी सही है। राणा संगा के बाबर के साथ हुआ था, ये भी सही है। लेकिन फ्रेंड्स, बात करें पृथ्वीराज चौहान और अकबर की, तो पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध हुआ था वो अकबर के साथ ना होकर के पृथ्वीराज चौहान का युद्ध मोहम्मद बिन गौरी के इसके साथ, सॉरी, मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था। किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान का युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था। कब हुआ था? जो तराइन का युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच वही युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मतलब विजय हुए थे और मोहम्मद गौरी पराजय हुआ था। ठीक है, और जो दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का 1192 ईस्वी में, उसमें पृथ्वीराज चौहान पराजय हुए थे और इसी युद्ध के दौरान मोहम्मद गौरी अपनी विजय हासिल किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में सुमेलित नहीं है। पृथ्वीराज चौहान का युद्ध मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ठीक है फ्रेंड्स, बात करें कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक की, तो कौन सी है? अमुक्त माल्याद। कौन सी? अमुक्त माल्याद पुस्तक है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, वे दो वंशज कौन से थे जिन्होंने खिलजी शासकों के तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि गुलाम वंश तथा तुगलक वंश ने खिलजी शासन के तत्काल पहले और बाद में, मतलब जो खिलजी शासन थे उसके पहले तो गुलाम वंश का शासन था, और तुगलक वंश का खिलजी शासकों के बाद शासन हुआ करता था। ठीक है, मैं बताऊँ आपको, एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, कब से कब तक इनका शासनकाल क्रम बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए 1206 ईस्वी से लेकर के और 1290 ईस्वी तक। ठीक है, 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन था। ठीक है, किसका? 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन था, और 1290 से लेकर के और 1320 तक खिलजी वंश का शासन था। किसका? खिलजी वंश का शासन था। और 1320 ईस्वी से लेकर के
और 1412 ईस्वी तक, 1320 ईस्वी से लेकर के 1412 ईस्वी तक आपका इसका था शासन, गुलाम खिलजी और तुगलक वंश का। ठीक है, तो इसको एक बार सीक्वेंस वाइज आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो गुलाम वंश का शासन था 1206 ईस्वी से लेकर के और 1290 ईस्वी तक था। 1290 ईस्वी से लेकर के 1390 ईस्वी तक खिलजी वंश का था और 1320 से लेकर के 1412 तक तुगलक वंश का शासन था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि गुलाम तथा तुगलक वंश का शासन था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली के क्षेत्र खोल दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि तराइन की दूसरी लड़ाई। ठीक है, 1192 ईस्वी की बात करें, 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजय करके और दिल्ली पे मतलब विजय हासिल किया था दिल्ली में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि तराइन की दूसरी लड़ाई में। ठीक है, चलिए गाइज, आज का ये शायद लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज। आज का क्वेश्चंस कैसा लगा उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, टारगेट 98+ के एजुकेशन चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किए गए हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगा। ठीक है, और एक काम और करना है आपको, इसको शेयर जरूर कीजिएगा गाइज। क्या करना है, शेयर अवश्य कीजिएगा। आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप टारगेट 98+ के से जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।